जय राम जी की। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्वल्स में। तो मेरे सभी छोटे और बड़े भाई बहनों की सकुशलता की आशा करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 14 जुलाई 2023 की थर्ड शिफ्ट का मैथ्स पोर्शन। मैथ्स का सारा पेपर सॉल्व करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, मज़े लेते हुए करेंगे और सबसे बड़ी बात, कोई बर्डन नहीं लेंगे सॉल्व करते हुए, बड़े प्यार से सॉल्व होगा एक एक क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड डैनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डैनियल टू कंप्लीट द वर्क। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और उसी कार्य को पूरा करने में डैनियल विराट से 60% अधिक कुशल है। कार्य को पूरा करने के लिए डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल। देखो भाई क्या बोल रहा है, डैनियल और विराट की एफिशिएंसी के बीच का मुझे क्या पता चल सकता है रिलेशन? कैसे भाई? कह रहा है डैनियल विराट से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। भाई 60% को मैं फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ भाई 3/5। 60% को 3/5 ही तो लिखूंगा ना। बिल्कुल ठीक। तो वो कह रहा है डैनियल विराट से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कुशल है। इसका मतलब अगर विराट की एफिशिएंसी 5 होगी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर विराट की एफिशिएंसी 5 होगी तो डैनियल की एफिशिएंसी 3 ज़्यादा होगी विराट से। तो 5 और 3 कितनी होगी? 8। अब भाई आपको पता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है दो बंदों का, तो एक काम करने में टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 8:5 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? 5:8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ अगर डैनियल 5 यूनिट दिन में काम खत्म करेगा तो विराट 8 यूनिट दिन लेगा वो काम खत्म करने में। ठीक है भाई? विराट कितना अधिक दिन ले रहा है भाई? 3 यूनिट अधिक ले रहा है समय। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विराट कार्य पूरा करने में कितने दिन अधिक ले रहा है? 30। अच्छा नहीं, विराट कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ये कह रहा है। ठीक, विराट कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है भाई? 30 दिन में। जबकि हमारे हिसाब से विराट कितना समय ले रहा है? 5 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से भाई 30 दिन। कितने गुना भाई? 6 गुना। ठीक है भाई। तो डैनियल कितना टाइम लेगा उसी कार्य को पूरा करने में? डैनियल विराट से कार्य पूरा करने के लिए डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। छः अट्ठे 48। ये क्या आ रहा है फिर ऑप्शन में? ये क्या आ रहा है? एक सेकेंड। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यार, इसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी टाइम निकालने की। क्वेश्चन में सिंपल सिंपल ये पूछ रहा है डैनियल कितना समय लेगा कार्य पूरा करने में। भाई विराट की एफिशिएंसी है 5, इसको आप काट दीजिए तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा भाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम जो विराट ले रहा है बराबर 150 यूनिट। अब टाइम पूछा है किसका? डैनियल का। डैनियल 150 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा? 150 बट्टे में डैनियल की एफिशिएंसी कितनी है? 8। कितना हो जाएगा भाई? 18 सहित 3/4%। मेरा डेज। मेरा आंसर ऑप्शन बी। सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 के रूप में पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई देखो 36 संख्याओं का औसत क्या है? 45 है। मतलब आप ये कह दो कि 36 संख्याओं के पास 45-45 रुपए थे। 36 लोगों के पास अगर 45-45 रुपए हैं, एवरेज का यही मतलब होता है। ठीक, ये बोला 36 संख्याओं का औसत 45 है। बाद में पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। ठीक, इसका मतलब कितना कम पढ़ा गया है भाई? संख्या वास्तव में 84 थी और पढ़ा गया 48। इसका मतलब जो सही अंतर होगा, जो वास्तव में संख्या पढ़ी जानी चाहिए थी, कितनी अधिक पढ़ी जानी चाहिए थी भाई? 36 अधिक पढ़ी जानी चाहिए थी। कहने का मतलब गलत पढ़ने की वजह से मैंने औसत 36 कम प्राप्त किया है। ठीक है,
अब औसत का मतलब क्या है भाई? मैं कह दूं कि वो 36 संख्याओं को, हर संख्या को मैं 45 45 बोल दूं? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैंने मान लिया कि मेरी सारी संख्याएं थी 45 45 45, लेकिन मुझे पता चला कि भाई मैंने गलती से 36 कम ले लिया है एवरेज निकालने में। इसका मतलब मुझे उस 36 संख्याओं को ये 36 देना पड़ेगा। अब 36 संख्याओं को बराबर बराबर मैं 36 दूंगा, तो हर संख्या को मैं कितना दूंगा भाई? 36/36 बराबर 1 दूंगा ना? बिल्कुल दूंगा। इसका मतलब मेरी नई एवरेज क्या हो जाएगी भाई? जो पुरानी एवरेज थी 45, उसमें मेरे को एक जोड़ना पड़ेगा, बराबर 46 मेरा आंसर, ऑप्शन सी। नहीं तो बेसिक से, ये सब बेसिक से ही आया भाई। 45 + 1 कैसे भाई? एवरेज कैसे निकाली होगी मैंने शुरू में? देख लो, दूसरा मेथड है, ठीक। सेकंड मेथड, भाई एवरेज मैंने कैसे निकाली होगी भाई? एवरेज होती है टोटल संख्याओं का सम बट्टे में नंबर ऑफ संख्याएं, संख्याओं की संख्या कह लो, बराबर औसत। एवरेज ऐसी तो निकली होगी भाई, 36 गुणा में 45 बट्टे में 36 बराबर 45। यही तो एवरेज निकली होगी, है ना? तो भाई इसमें क्या चेंज हुआ भाई? देखो, ये थी मेरी एवरेज। इसमें मैंने बोला कि मैंने 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, तो मुझे वो जो गलत पढ़ा है 48 वो हटाना पड़ेगा, और जो सही वाला 84 है वो जोड़ना पड़ेगा, है ना भाई? यही तो मेरी एवरेज होगी। ये हो जाएगा 36 गुणा 45, ये प्लस का 36 हो जाएगा यहाँ, और बट्टे में 36। आप अभी सॉल्व मत करो, बस यहाँ से ऊपर से 36 कॉमन ले लो। 36 ऊपर बचा 45 + 1 बट्टे 36। भाई 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 45 + 1 बराबर 46 मेरा आंसर, बेसिक से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? साइन ए बराबर a/b, तो sec 23 माइनस साइन 67 का मान ज्ञात कीजिए। भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन, कैसे भाई? कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, आप ट्राइंगल बना लो, और भाई 23 का दे रखा है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 हो गया, ये 23 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल 67 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, साइन 23 बराबर a/b, तो मुझे पता है कि भाई साइन 23 बराबर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टे में कर्ण, बराबर कितना है? a/b। इसका मतलब मैं कह दूं, मेरा जो परपेंडिकुलर होगा, लंब क्या होगा? a, ये हो गया a, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण क्या होगा भाई? b होगा। तो मैं आधार क्या हो जाएगा मेरा? वर्गमूल b² माइनस a², स्क्वायर रूट b² माइनस a² होगा ना? बिल्कुल। अब पूछ क्या रहा है भाई? सेक 23 क्या होगा भाई? भाई सेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेनियस बट्टे में बेस। तो देखो, सेक 23 माइनस साइन 67, भाई सेक 23 मेरा क्या होगा? b बट्टे में स्क्वायर रूट b² माइनस a² माइनस साइन 67 क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। भाई 67 के लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा ना, सामने वाला, सामने वाली भुजा, ठीक। तो भाई लिखो, साइन 67 क्या होगा? स्क्वायर रूट b² माइनस a² बट्टे में b। सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस का b² प्लस का a² बट्टे में b स्क्वायर रूट b² माइनस a²। b² से b² कैंसिल, भाई बराबर मेरा आंसर क्या आया? a² बाय b स्क्वायर रूट b² माइनस a² मेरा आंसर, ऑप्शन b² माइनस a² है कहीं? ये रहा, ऑप्शन ए मेरा आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी है। डी भी आंसर नहीं होगा। डी आंसर कब होगा? जब ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर गलती से आ गया है, ठीक। ओके, चलो भाई, अगला
क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को इंगित करने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। भाई क्या बोल रहा है, इंग्लिश में देख लो एक बार। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेशन द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हेल्थ। देखो भाई, ये पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट में सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा कितने डिग्री का होगा भाई, 360 डिग्री का होगा ना, बिल्कुल होगा। और जबकि मेरा टोटल खर्चा कितना है, कितना शो रखा भाई, 20,000, 15,000, कितना हुआ, 35,000, 35,000, 8,000, 43,000, 43,000, 2,000, 45,000 और 5,000, 50,000। तो भाई टोटल खर्चा है 50,000, है ना। तो भाई मैं कह दूं भाई 50,000 का जो खर्चा है वो बराबर है कितने के भाई, 360 डिग्री के। कह सकता हूँ, चाहे आप इसको 360 डिग्री कह लो, चाहे 50,000 का खर्चा कह लो, वही बात है पाई चार्ट में। ठीक है भाई। पूछ रहा है भाई स्वास्थ्य हेल्थ पर होने वाले खर्चे का एंगल बताओ। अब हेल्थ पे कितना खर्चा हो रहा है भाई, 15,000। तो 15,000 बराबर किसके होगा भाई, 360 डिग्री बट्टे में 5,000 गुणा में 15,000, यही तो होगा। सॉरी 5 नहीं है, 50,000 है। 50,000 गुणा में 15,000। भाई 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 ढाई 50, 5 तिया 15, 1 जीरो से 1 जीरो, 36 तिया 108 डिग्री मेरा आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भाई कह रहा है 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल एक पद के लिए चुनाव लड़े। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों का अंतर 1296 है, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है। ठीक है भाई। भाई अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भाई दोनों लाइनों में सरल यहाँ पर भी है और सरल यहाँ पर भी है, तो सरल को रखेंगे बीच में। ठीक है। अब यहाँ लिख दो अर्जुन और यहाँ कर दो भास्कर, जो भी कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं। अब कह रहा है अर्जुन को सरल से 50% कम वोट मिले। इसका मतलब अगर सरल को 2 वोट मिले होंगे तो अर्जुन को 1 वोट मिला होगा भाई, 50% कम का यही मतलब होता है ना भाई। और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। इसका मतलब अगर भास्कर को 50 वोट मिले होंगे तो सरल को 49 वोट मिले होंगे, 1 वोट कम मिला होगा 50 से, यही रेशियो बनता है। अब इन तीनों का रेशियो निकालना है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको इसके बगल वाले से भरना है। यहाँ के बगल वाला है 49, लगा दो। इसके बगल में है 2, लिख दो, कर दो मल्टीप्लाई। ए को अगर 49 वोट मिलेंगे और अर्जुन को, तो सरल को मिलेंगे कितने, 98 वोट, और भास्कर को मिलेंगे 100 वोट। ये बन गया रेशियो। अब कहता है भास्कर और सरल के वोटों का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के वोटों का अंतर कितना है, 1296, जबकि हमारे हिसाब से है 2 यूनिट। तो 2 बराबर किसके भाई, 1296 के, है ना। कितना गुना भाई, 648 गुना हो रहा है। ये तो हो रहा है कि नहीं, 648 गुना भाई, बिल्कुल हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है भाई, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा। अर्जुन और भास्कर के मतों का अंतर कितना है भाई, 49 और किसका 50, इसका अंतर पूछ रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गई है, अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले हैं। यहाँ 2-1 नहीं होगा, यहाँ 2, अगर इसको 2 वोट मिलेंगे तो इसको 3 वोट मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। तो ये जो रेशियो आएगा ये आएगा 147, 49 थी 147, हाँ अब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब देखो, अब कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन और भास्कर के वोटों का अंतर कितना है, 147 और 100 का भाई 47 है अंतर, 47 यूनिट। और पूछ वैल्यू किसकी रहा है भाई, इनके अंतर के आधे की। तो भाई अंतर का आधा कितना हो जाएगा भाई, 47/2, और गुणा किससे करना होगा भाई, 648 से। ठीक, ये कितना आ जाएगा, यूनिट द्वारा 8, ये हो जाएगा आपका 15,288, मेरा आंसर ऑप्शन डी।
ठीक है ना भाई, ये गड़बड़ होगी थी क्या, यहाँ पर हमने शुरू में ले लिया था कि अर्जुन को सरल से 50% वोट कम मिले हैं, लेकिन वास्तव में अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले थे। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले थे। अगर सरल को 2 वोट मिले होंगे तो अर्जुन को 3 वोट मिले होंगे, ठीक। और भास्कर को सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले थे। इसका मतलब भास्कर को 50 वोट मिलेंगे तो सरल को मिलेंगे 49 वोट। इनका हमने बना दिया क्या, रेशियो निकाल दिया। 147, 98 और 100 का रेशियो आया। उसके बाद वैल्यू इक्वलाइज कर दी, हमारे रेशियो और जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको इक्वल रख दिया, हमारा आंसर। और क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। सिंपल है भाई, देखो सबसे पहले डिवाइड, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई वाले एक साथ सॉल्व कर लो। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हो गया। ये हो जाएगा 7 प्लस 30/6 कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 माइनस 12 और प्लस 7, यही होगा ना भाई, बिल्कुल यही होगा। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बराबर 7, मेरा आंसर ऑप्शन बी। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। एक कार्यालय में एक टाइपिंग कार्य को मोनिका द्वारा 6 घंटों में, अनीता द्वारा 8 घंटों में और मंजू द्वारा 5 घंटों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। भाई देखो, मोनिका, अनीता और मंजू, मोनिका, अनीता और मंजू कितना कितना समय ले रही है भाई। मोनिका ले रही है 6 घंटे, अनीता ले रही है 8 घंटे और मंजू ले रही है 5 घंटे। भाई एलसीएम लो, काम खत्म। एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आया इसका, 8 6 48 पंजे 240, नहीं 120 आएगा। 120 से सब जा रहा है भाई। जो भी एलसीएम आया ये होगा मेरा वर्क और ये है मेरा टाइम। अब 6 घंटे में 120 पेज अगर टाइप कर रही है मोनिका तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगी भाई, 20 पेज, यही कह रहा है। 120 यूनिट वर्क 8 घंटे में कर रही है अनीता, 1 घंटे में कितना करेगी भाई, 15 × 120 15 यूनिट वर्क। 5 घंटे में 120 यूनिट काम कर रही है मंजू, 1 घंटे में कितना काम करेगी भाई, 24 यूनिट वर्क। ठीक, टाइम पूछता है, एक साथ मिलके कितना समय लेंगी भाई। टाइम इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना है 120 बट्टे में एफिशिएंसी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, कितनी हुई भाई, 20 15 कितनी, 35 35 और 24 59, 59 होगी ना, बिल्कुल होगी, बट्टे में 59 बराबर 2 सहित 2/59 और मेरा आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देख लो भाई, इंग्लिश में ही देख लेते पहले। इफ अ कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ एंड्स देन इट इज कॉल्ड सीकेंट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। या डी, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल। बताओ भाई चारों में से कौन सा गलत सेंटेंस है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हिंदी में देख लेते एक बार। यदि एक जीवा को दोनों सिरों पर वृत्त के बाहर बढ़ाया जाए तो इसे छेदक रेखा कहा जाता है। भाई बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, बिल्कुल होती है भाई, ये भी सही स्टेटमेंट है। एक रेखा एक वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को जो काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है, नहीं भाई उसको सीकेंट कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। चौथा देख लेते हैं, स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक ही बिंदु को छूने वाली रेखा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर, जो कि मेरा इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। ए दिन में केवल 8 घंटे काम कर सकता है जबकि बी दिन में 12 घंटे काम कर सकता है। यदि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे भाई, ए की एफिशिएंसी बी से कितनी है,
दोगुनी है। मतलब ए अगर एक रोटी दो रोटी खाता है तो बी एक उतने ही समय में एक ही रोटी खाएगा। ठीक है भाई, लगा दो फॉर्मूला। भाई ए दिन में 8 घंटे काम करता है। पहले तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। कितने घंटे काम करता है दिन में, 8 घंटे काम करता है। ठीक है, और कितने समय में काम पूरा कर सकता है भाई, 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 2 × 8 × 12, यही तो काम हो गया बराबर। अब बोल रहा है बी 12 घंटे काम कर सकता है एक दिन में। भाई बी की एफिशिएंसी है एक, दिन में करता है 12 घंटे काम। तो बोल रहा है कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा। भाई मैं बोलता हूँ डेज में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, ठीक है भाई, रख दो इक्वल। भाई 12 से 12 गया, 8 दूनी 16 बराबर डी। तो डी बराबर 16 मेरा आंसर, 16 दिन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला। भाई दो दोस्त पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर के चारों ओर समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। ठीक है, यदि वे वृत्तीय पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक है, और बी 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं। ठीक है भाई, इसका देखते हैं। ये मेरा एक वृत्ताकार ट्रैक है। क्या रहा है, समान बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। नहीं, एक सेकंड, समान दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, मीन्स अगर इस बिंदु से दौड़ना चालू करेंगे तो भाई पी भी दौड़ेगा इस दिशा में, ये पी दौड़ रहा है, और क्यू भी दौड़ेगा इसी दिशा में, क्यू लिख लेते हैं। ठीक, पी और क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। भाई पी की स्पीड ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि पी दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड की गति से, और क्यू दौड़ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से, और जो मेरा बी की वैल्यू दे रखी है वो 6 से कम है। ठीक है भाई। भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखो भाई, वो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे जब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक, सबसे पहले आप इसका रेशियो निकाल लो भाई। आप ऐसे लिखो, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, जिस पर वो मिलेंगे, बराबर क्या होगा, उनका जो रेशियो है उसका अंतर, डिफरेंस ऑफ रेशियो। अब ये क्या चीज़ लिख दी भाई, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि भाई पी दौड़ रहा है पी एक्स किलोमीटर पर आवर की गति से, और क्यू दौड़ रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक, तो भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा और कितने अलग अलग पॉइंटों पर मिलेंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो भाई ये जो एक्स और वाई का रेशियो होगा ना, रेशियो, जब कट कुटा के लास्ट में सिर्फ एक्स और वाई बचेंगे जिनका मतलब को प्राइम होंगे आपस में। ठीक, तो इनका जो अंतर होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप एक्स है 3 और वाई है मेरा 1, तो इनका अंतर कितना हो गया भाई, 2। इसका मतलब वो अलग अलग 2 पॉइंट्स पर मिलेंगे। ठीक, ये है कहने का मतलब। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हुआ ना। और अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये तो हो गया सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर वो मिलेंगे, बराबर डिफरेंस ऑफ रेशियो नहीं होगा, सम ऑफ
रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, अगर वो एक्स और वाई की गति से भाग रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब वो कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे। भाई मैंने माना था ये एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल, अगर एक्स मेरा 3 होता और वाई 1 होता तो इनका सम कितना हो गया भाई 4, तब वो 4 अलग अलग पॉइंट्स पर मिलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक भाई, देखो भाई, मेरा पी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 6 दे रखी है। अब भाई मैं क्यू की स्पीड की क्या वैल्यू ले सकता हूँ, ये पी हो गया, और क्यू की स्पीड की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, यही सब तो हो सकती है। लेकिन मुझे एक कंडीशन दे दी है, क्या, कि भाई वो ठीक दो का, एक सेकेंड, कहाँ पर है, ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से देखो, यहाँ से पी और क्यू का रेशियो क्या बनेगा भाई, 6/5, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1, इसका मतलब 5 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब ये देखो 4 को रख के देखो क्या आएगा, 6/4 बराबर, ये तो कट रहा है, ये तो 3/2 हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 1, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, डिफरेंस 2 आना चाहिए, क्योंकि जो रेशियो का डिफरेंस होगा उतने ही पॉइंट्स पर मिलेंगे ये। समझ में आ रही है बात, अगर क्यू की स्पीड 5 होती ना, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये केवल एक ही पॉइंट पर मिल पाते दोबारा। ठीक, 3 रख के देख लो भाई, 6/3 बराबर 2/1, भाई ये भी एक का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, ये भी नहीं होगा वैल्यू। भाई 2 रख के देख लो, ये होगा 6/2 बराबर 3/1, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, हाँ भाई ये हो सकता है, क्यों, 2 पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब 1 रख के देख लो भाई, 6/1, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5, भाई ये भी नहीं हो सकता, केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, किसकी, बी की, क्योंकि स्पीड बी है ना, बी की केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसको यहाँ पर बी लिख लो यार, ब्रैकेट में बी, ये बी की वैल्यू रख रहे थे हमने सारी की सारी, बी की केवल एक वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब बी के कितने मान हो सकते हैं भाई, केवल एक ही मान हो सकता है। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलो के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, भाई आप मान लो 1 ग्राम चीज 1 रुपए की है, ठीक है, ठीक है, तो 1000 ग्राम चीज कितने की होगी भाई, 1000 रुपए की, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 1000 ग्राम चीज दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1000 रुपए की चीज़ दे रहा हूँ, है ना भाई, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम सामान दे रहा है, इसका मतलब जो सामान वो 1000 रुपए का बोल के बेच रहा है, वास्तव में है कितने का भाई, वो सामान हो गया भाई 950 रुपए का, है ना। ग्राहक को थोड़ी पता है कि ये 1 किलो की जगह 950 ग्राम दे रहा है मुझे। अब मुझे तो पता है ना भाई, मैं अगर दुकानदार हूँ, कि मैंने उसको सामने वाले को 950 रुपए की चीज़ दी है, और उससे लिए कितने हैं भाई, पूरे 1 किलो के पैसे लिए हैं, मतलब 1000 रुपए लिए। यही तो हो गया, मतलब जो कॉस्ट प्राइस मुझे इतने का पड़ा, वो मैंने बेचा कितने का, इतने का, काट दो, कितने से कट रहा है, 19 और 20 से, मतलब 19 रुपए की चीज़ मैं 20 रुपए की बेच रहा हूँ। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट है 19 पर, कितना परसेंटेज होता है, 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पर, 19 पर, गुणा 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 100/19, मीन्स 19×5 = 95, 5 सहित 5/19 हो जाएगा आपका 5.26%, मेरा आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट की अनुमति देता है, यदि सूची मूल्य 12,000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बहुत सिंपल है, ठीक, क्या भाई, 2 छूट दे रहा है भाई, 20% को मैं क्या लिख दूँ भाई, 1/5 कह दूँ, इसका मतलब अगर मार्क प्राइस मेरा 5 रुपये है, तो 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो बेच कितने का रहा होगा भाई, 4 रुपए का, 1 रुपए की छूट देके। और 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 3/10, दूसरी छूट वो 30% दे रहा है ना,
इसका मतलब अगर 10 रुपये मेरा मार्क प्राइस है तो मैं 3 रुपये की छूट देकर कितने का बेच रहा हूँ भाई? 7 रुपये का, यही कह रहा है ना भाई? ठीक है। इसका मतलब 5 दाई अगर 50 रुपये की चीज़ है तो 7 चौक 28 रुपये की बेची जा रही है ना भाई? लेकिन सूची मूल्य कितना है भाई? 1200 रुपये। 50 ना होकर 1200 रुपये है। कितना गुना भाई? ये कितना गुना हो गया? 24 गुना। 24 गुना ही है ना? 24 ठीक है हाँ। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस भी 28 रुपये ना होकर कितना हो जाएगा भाई? 24 गुना हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? 24 गुना 48, 48 गुनी 14, ये हो जाएगा आपका 672 रुपये। एक बार करके देख लेना, गलत ना हो। ठीक है, मेरा आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? देखो, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, x प्लस 1/x बराबर अगर k हो तो, ये आपको बताया गया है, पहले बता रखा है। तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा भाई? k² माइनस 2 होगा ना? ठीक है। और अगर इसका क्यूब कर देंगे, और ये भी और देख लो, और अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा भाई? k³ माइनस 3k होगा ना? बिल्कुल होगा। बस कर दो। x प्लस 1/x बराबर कितने के है? 7 के। तो भाई मैं कह दूं कि x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर हो जाएगा? x³ प्लस 1/x³ भाई ये हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा? 343 होता है। 343 माइनस 21, 322। ठीक है। अब देखो भाई, ये मेरा क्या आ गया? x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया? 322। अब कर दो स्क्वायर दोनों तरफ। ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 322 का स्क्वायर माइनस 2 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये 322 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 सेकंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 103684। 103684 माइनस 2 बराबर 103,682 मेरा आंसर। 103682 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द करंट एजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो 5:7। 12 years ago the ratio of their ages was 1:2। what will be the age of सुधीर after 5 years from now? हिंदी में देख लेते हैं। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? भाई देखो, आयु के प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको इनकी आयु का अंतर हर जगह, हर स्थान पर समान रखना है, हर समय। ठीक है। ये हो गया सुधीर, ये हो गया आशीष। भाई वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भाई? 5:7 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है भाई, कह रहा है 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई वर्तमान में इनकी आयु का अंतर कितना है भाई? 2, हमारे हिसाब से 2 यूनिट। और 12 वर्ष पहले अंतर कितना हो गया भाई? 1 यूनिट। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, अंतर चाहे आज हो, 12 वर्ष पहले हो, 12 साल बाद हो, 120 साल बाद हो, आयु का अंतर तो हमेशा समान रहेगा ना। तो भाई इस 1 और 2 को बराबर करो, करो इसमें भाई 2 का गुणा। तो इसको यहाँ लिख लो अब दोबारा। सुधीर और आशीष की आयु का रेशियो, वर्तमान रेशियो कितना है? 5:7। 12 वर्ष पहले रेशियो कितना था? 2 और 2 दूनी 4। कह दे? बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो भाई, 7 से 4 हो गई आशीष की आयु, मतलब कितने वर्ष पहले गई भाई? 3 यूनिट वर्ष पहले। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने वर्ष पहले गई भाई? 12 वर्ष पहले। तो मैं कह दूं
12 बराबर किसके? 3 के। 3 बराबर किसके? 12 के। कितने गुना? 4 गुना, है ना। इसका मतलब किसकी आयु पूछ रहा है? सुधीर की। सुधीर की वर्तमान आयु भी 5 यूनिट ना होकर कितनी हो जाएगी? भाई इसको 4 गुना कर दो। कितनी? ये हो जाएगी आपकी 5 चौक 20, 20 वर्ष। सुधीर की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष। तो 5 साल बाद सुधीर की आयु क्या होगी भाई? 20 + 5 कर दो बराबर 25 ईयर। मेरा आंसर ऑप्शन बी। एक व्यक्ति एक कंपनी के एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये निवेश करता है। राशि का एक भाग 10% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग को 15% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में उससे अर्जित कुल ब्याज 2,400 रुपये के बराबर है तो 15% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात करें। बहुत सिंपल है भाई। देखो भाई 2 साल में उसे कितना ब्याज मिला? टोटल 2,400 रुपये। इसका मतलब 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा भाई? 1,200 रुपये, है ना। 1 साल में उसे 1,200 रुपये ब्याज मिला। कितने पर भाई? 10,000 रुपये पर। कितना परसेंट भाई? गुणा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बराबर कितना परसेंट? 12%। भाई मतलब कुछ भाग वो दे रहा है 10% ब्याज दर पर, कुछ भाग दे रहा है 15% ब्याज दर पर, और उसे कुल मिलाकर टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है भाई 12%। एलिगेशन लगा दो भाई। 10% पर दे रहा है कुछ हिस्सा दे रहा है भाई 15% पर, और टोटल मिल रहा है उसे 12%। 10 और 12 का अंतर 2, 15 और 12 का अंतर 3। अगर कुल मिला के उसने 3 और 2 5 रुपये निवेश किए होते हैं तो 10% पर 3 रुपये और 15% पर 2 रुपये निवेश किए हैं, ठीक है। लेकिन भाई उसने 5 रुपये ना निवेश करके कितने रुपये निवेश किए हैं भाई? 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये। कितना गुना भाई? 2,000 गुना निवेश किया है। इसका मतलब उसने 15% दर से जो ये 2 यूनिट रुपए निवेश किए हैं, इसका भी आप 2,000 गुना कर दो। मतलब कितने रुपए निवेश किए भाई? 4,000 रुपये। मेरा आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? AB is the diameter of a circle with center O, P be a point on it. If angle AOP is equal to 95 डिग्री then angle OBP is। ठीक है। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। P उस पर एक बिंदु है। यदि कोण AOP बराबर 95 डिग्री है तो कोण OBP बराबर। भाई देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक। ये इसका सेंटर है O, ठीक। ऐसे कर लो भाई। ए बी इसका व्यास है, डायमीटर है, तो ए बी जो भी जाएगा वो सेंटर से होते हुए जाएगा। सीधी सी बात है। ए बी कह रहा है ए ओ पी एक एंगल है 95 डिग्री, तो भाई पी यहाँ पर कहीं होगा, होगा ना। ए ओ पी कितना है भाई? 95 डिग्री, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है ओ बी पी का मान बताओ। ओ बी पी ये वैल्यू पूछ रहा है भाई। इसको आप कह दो एक्स। अब ये क्या हो गया? ओ बी बराबर रेडियस और ओ पी बराबर रेडियस, तो दोनों साइड बराबर है तो इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे कि नहीं? तो ये एंगल भी एक्स होगा। एक्स की तो वैल्यू पूछ रहा है ना मुझसे। अब देखो भाई, दोनों इंटरनल एंगल का सम ऑपोजिट एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 2x इज इक्वल टू 95 होगा, बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 95/2, 47.5 डिग्री। मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भाई। क्या बोल रहा है? एक सेकंड का क्वेश्चन है भाई ये। चलो पहले सॉल्व करके देखते हैं
भाई कॉस बी बट्टे सेक ए बराबर 15 और साइन बी बट्टे सेक ए बराबर 16 है, तो साइन स्क्वायर बी का मान ज्ञात कीजिए। भाई एक तो साइन की वैल्यू पूछ रहा है, ऊपर से स्क्वायर की, तो भाई ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन है, और स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जीरो होती है किसी भी स्क्वायर फंक्शन की, ठीक है। तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गए। और क्योंकि ये साइन की वैल्यू पूछ रहा है तो मान एक से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू जीरो से एक के बीच में होगी और इक्वल्स टू, ठीक। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। सीधे सीधे सोचना ही नहीं है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब सॉल्व कैसे करें, अब बात आई सॉल्व करने की, तो चलो भाई सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो भाई, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को भाग दे दो, सॉरी मतलब ये इक्वेशन, इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये 1/2 कर दो, ठीक। ये क्या आया मेरे पास, ये आया साइन बी बाय कॉस बी इज इक्वल टू 16/15 होगा। ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया भाई 10b इज इक्वल टू 16/15। अब जब 10b की वैल्यू आ गई है कितनी, 16/15, ये हो गया भाई मेरा b, और 10 क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 16/15। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 450 प्लस, एक सेकेंड, 31, ये हो जाएगा 481 स्क्वायर रूट का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 31, 450 प्लस 31, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब पूछ रहा भाई साइन स्क्वायर बी की वैल्यू बताओ, भाई बता दो यहाँ से साइन स्क्वायर बी क्या होगा। भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 256/481, मेरा आंसर ऑप्शन ए। 1 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, ये सोचना ही नहीं था कुछ इसमें, ऑप्शन देखा और आंसर किया। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं मेरे भाई। अगर आप पेपर में, आपको ये आता भी होता उसके बाद भी आप पेपर में इसको सॉल्व करने नहीं बैठते, क्योंकि मेरा 20 सेकंड बहुत ज़्यादा ही कीमती है। अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने आंसर ये एज्यूम क्या मतलब बता दिया था कि इसका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ माइनस देखते ही और यहाँ स्क्वायर देखते ही दो ऑप्शन तो मेरे सीधे सीधे हट गए। फिर मैंने ये ऑप्शन और देख लिया कि भाई ये तो भाई मेरा लगभग 2 हो रहा है, ठीक। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, एक से ज़्यादा जहाँ वैल्यू गई साइन की वो आंसर है ही नहीं, ठीक है भाई। चलो क्यों, क्योंकि भाई साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। अब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा ही होगा, और जब मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा मेरे न्यूमरेटर से, तो वैल्यू एक से ज़्यादा कैसे आ सकती है, एक से कम ही आएगी ना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30 का मान ज्ञात करो। भाई साइन 30 बराबर 1/2 प्लस कॉस 30 बराबर √3/2 प्लस टेन 30 बराबर 1/√3 कर दो भाई। नीचे क्या हो गया, 2√3, ये हो गया √3 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 5 प्लस √3 बट्टे में 2√3, मेरा आंसर कहाँ है, 5 ऑप्शन ए मेरा आंसर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है। अच्छा हिंदी में लिखा नहीं क्या भाई, बराबर इसको यहाँ कर दो 25/18, इंग्लिश में देख लो कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/18, देन द वैल्यू ऑफ सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा इज। समझ में आया क्वेश्चन, क्या आंसर, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बताऊंगा कैसे। 25/18 आंसर है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। देखो भाई, भाई किसकी वैल्यू पूछा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, इसी की वैल्यू पूछ रहा है।
भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई बनाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं और देखो, इस लाइन को भूल जाओ और इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ठीक है, अब भाई मुझे पता है फॉर्मूला क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरा वन के बराबर। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है भाई, 25/18। तो मेरा सेक टू द पावर फोर थीटा माइनस टेन टू द पावर फोर थीटा बराबर किसके हो गया भाई, 25/18। मेरा आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन एक सेकंड का भी नहीं था, एक सेकंड का। उसको देख के, इसको और इसको देख के सीधे पता चलेगा जो इसकी वैल्यू वही आंसर है मेरा, ठीक। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इनको पता याद होना चाहिए, 10वीं में बताते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? बहुत सिंपल भाई, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर गुणा में एच, हाइट क्या है 160, बराबर किसके है 73920, यही है, बिल्कुल यही है भाई। जीरो से जीरो गया, ये किससे कट रहा है भाई, 11 दूनी 11 से काट दो, 11 छः 66, 4 5 6 7, 11 7 77, 11 दूनी 22, हाँ कट रहा है। इससे 16 दूनी 32, ये भाई 4 चौक 16, एक सेकंड, 16 एक कम 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 2 एक कम 2 तो 21। भाई आर स्क्वायर बराबर हो गया, ये यहाँ से 21 गुणा में 21, तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 21। क्या पूछ रहा है, व्यास। डी बराबर कितना हो गया भाई 42, मेरा आंसर ऑप्शन डी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी दे देता है तो उसके पास समान संख्या में टॉफी हैं उनके पास। मीन्स ए अगर बी को एक टॉफी दे देता है तो ए और बी के पास बराबर बराबर टॉफियां हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए वाली टॉफी बी से दुगनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफी की कुल संख्या डैश है। बहुत सिंपल है भाई, देखो ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। ए बी को एक टॉफी दे रहा है, मीन्स ए के पास पहले जितनी टॉफियाँ थी वो होगी एक कम, और बी के पास हो गई अब पहले जितनी टॉफी थी एक ज़्यादा। अब बोला अब इनके पास बराबर टॉफियाँ हैं, कह दूँ? बिल्कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई ए माइनस बी बराबर कितना, 2, कह दूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। अगली लाइन क्या बोल रहा है, यदि बी ए को एक टॉफी देता है, मतलब ए के पास पहले एक टॉफी थी, अब बी ने दे दी, तो ए के पास होगी ए प्लस एक टॉफी, और बी के पास रह गई बी माइनस एक टॉफी। तो अब ए के पास टॉफियों की संख्या बी के पास टॉफियों की संख्या का दुगना है, ठीक। ये हो जाएगा ए प्लस एक बराबर 2b माइनस 2, होगा? बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस का 2b बराबर 3, होगा? बिल्कुल होगा। क्या बोला, ए और बी के पास कुल टॉफियों की संख्या, भाई कर दो सॉल्व इनको। ए माइनस बी बराबर 2 है और माइनस का ए प्लस का 2b बराबर 3 है। भाई ये जोड़ दो, b बराबर आ गया मेरा 5, आया। अब भाई a माइनस बी बराबर 2 है तो a बराबर हो जाएगा a माइनस 5 बराबर 2, तो a बराबर 7 आएगा। दोनों के पास कुल कितनी टॉफियाँ होगी, 7 और 5 12, मेरा आंसर ऑप्शन ए। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, भाई तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के 4 विभागों में 2080 छात्रों का डेटा दिखाया है, ठीक है।
यदि आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या आईआईटी मद्रास में छात्रों की संख्या से 20% कम है तो आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है भाई क्या 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। ठीक। आईआईटी बॉम्बे में ये लिख लो बॉम्बे और ये होगा मद्रास। आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या आईआईटी मद्रास में छात्रों की संख्या से 20% कम है। मीन्स अगर मद्रास में 5 छात्र होंगे तो बॉम्बे में 1 छात्र कम होगा, 4 छात्र होंगे। ठीक है। और कुल मिला के कितने छात्र होंगे भाई 4 और 5 9 छात्र। ये रेशियो लिख रहा हूँ मैं अभी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास में छात्रों की संख्या कितनी है भाई नहीं पता, लेकिन बड़े प्यार से पता चल जाएगी। वो कैसे भाई, टोटल है 2080 छात्र। उसमें से दिल्ली कानपुर और गुवाहाटी के हटा देंगे तो बम्बई और मद्रास के ही तो बचेंगे। बचेंगे ना, बिल्कुल। तो भाई बताओ मुंबई और मद्रास में के टोटल कितने छात्र हैं भाई 2080 माइनस ओ माँ, इनको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 1180। भाई 2080 में से 1180 गए, कितना बचा भाई 900। टोटल मिला के 900 छात्र हैं। अब 900 छात्रों को 4 और 5 के रेशियो में बांटो, कितना हो जाएगा भाई ये 400 ये 500। सिंपल, कुछ करना ही नहीं, 2 जीरो बढ़ाने बस। ठीक है भाई। क्या पूछ रहा है बॉम्बे में छात्रों की संख्या बताओ भाई 400, मेरा आंसर ऑप्शन डी। हाँ नवा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। भाई 85/34 मल्टीप्लाई बाय 1/18 माइनस ब्रैकेट के अंदर 46 ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, फिर 46/69 डिवाइडेड बाय 27/135 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 86/129 मल्टीप्लाई बाय 91/14 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज ऑफ 112/36। बहुत सिंपल है, कुछ ही सिंप्लीफिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन का बेसिक सा रूल है भाई, आप बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, बहुत सिंपल। करो भाई। इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को लिखो। ये कितना हो जाएगा भाई 85/34 को मैं 17 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 17×5 = 85, 17×2 = 34 गुणा 1/18 कह दूँ, बिल्कुल कह दूँ। ठीक है भाई। माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा भाई 46/69 को 23 से काटूंगा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2/3। और ये डिवाइडेड में 27/135 है, 27/135 है। तो ये गुण, ये कितना हो गया 27/135 को 1/5 बोल दूँ, 5 से जा रहा है। और 1/5 डिवाइड में गुणा करूँगा तो 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, करके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। ठीक है। माइनस, इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, 86/129 को, बिल्कुल 2/3 गुणा में 91/14 को मैं लिख सकता हूँ 13/2, बिल्कुल लिख सकता हूँ 13/2। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज और ऑफ, ऑफ का मतलब है गुणा 112/36 को क्या लिख सकता हूँ 9 और 4 दूनी 8 और 2 4 28/9 लिख सकता हूँ भाई 28/9 बिल्कुल लिख सकता हूँ। करते रहो सॉल्व, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा 5/36 भाई, इसको काटो 2 से गया, ये 13/3 हो गया। 2×5 = 10, 10/3 माइनस 13/3 माइनस माइनस का 3/3, ये हो जाएगा 3/3 गुणा में 28/9 भाई, इस माइनस से माइनस कटेगा, ये हो जाएगा 5/36 प्लस 1 गुणा में 28/9। भाई बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप तो कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई। देखो ये आप अब सॉल्व करने मत लगो, ये तो मेरा हो गया भाई, इस 28/9 हो गया, ये 1 गुणा 28/9, इसको आप ऐसे ही लिख दो 28/9। 5/36 प्लस 28/9, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका 4 से गुणा करोगे, नहीं इसको ऐसे करना है भाई 5, बस मैं लिख रहा हूँ बताने के लिए, प्लस इसको ऐसे लिखो 1/9 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब भाई इसको देखो 9 चौक 36, 1 चौक 4, 5 और 4 9,
9/36 + 3, 3 सहित 1/4 आंसर, ऐसे देखना होता है। ठीक है, 3 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 4/36 बराबर 3 सहित 1/4, मेरा आंसर ऑप्शन डी। वरना आप सॉल्व करते हो कोई नहीं, वो 2-4 सेकंड आपके फालतू लेता है, लेकिन सोचने का तरीका आपको कैलकुलेशन में चेंज करना होगा अगर आपको स्पीड चाहिए तो। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन यू हैव टू लर्न दीज मेथड्स। ठीक, चलिए भाई अगला क्या बोल रहा है। एक प्रवेशिका पाइप, इनलेट पाइप जो भर रहा है बेसिकली, एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप 63 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर देता है। यदि 8 प्रवेशिका पाइप और वाई निकासी पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टंकी खाली हो, तो टंकी 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, कुछ मेरे पास मतलब पाइप है जो टंकी को भर रहे हैं, उनमें से एक पाइप 140 घंटे में अकेला भर सकता है, और जो खाली करने वाले कुछ पाइप हैं उनमें से एक अकेला खाली करने वाला पाइप 63 घंटे में खाली कर सकता है टंकी को। अगर 8 भरने वाले पाइप खोल दूं और कुछ वाई खाली करने वाले पाइप खोल दूं तो टंकी 105 घंटे में भर जाती है। तो बताओ भाई वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई इनलेट पाइप को मैं बोल दूं आई और आउटलेट पाइप को बोल दूं ओ। इनलेट पाइप वाला कितने घंटे में भर सकता है भाई, 140 घंटे में। ठीक, और आउटलेट वाला कितने घंटे में भर सकता है भाई, आउटलेट वाला ले रहा है भाई 63 घंटे। ठीक है, ठीक है भाई, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम आ रहा है इसका कितना, 114 और 63 कितना आ रहा है, 63 दूनी 126 आ रहा है, हाँ 1260, 1260 आ रहा है एलसीएम भाई। अब देखो एलसीएम लो, काम खत्म। जो भी मेरा एलसीएम आया है वो है मेरा टोटल वर्क। अब अगर 1260 लीटर पानी 140 घंटे में भर रहा है एक इनलेट पाइप, तो एक घंटे में कितना पानी डालेगा भाई, 9 लीटर। अब 63 घंटे में एक 1260 लीटर वाली टंकी को भर रहा है आउटलेट पाइप, तो एक घंटे में कितना पानी निकालेगा भाई, 20 लीटर निकालेगा। निकालने के लिए मैं कर दूं माइनस, ठीक है, माइनस कह दिया है। ठीक है, वो कह रहा है कि टोटल टंकी भर जा रही है 105 घंटे में। ठीक है, 105 घंटे में टंकी भर जा रही है, इसका मतलब एक घंटे में कितना पानी डल रहा होगा टंकी में, एक घंटे में डल रहा होगा भाई 1260/105 लीटर डल रहा होगा ना, यही तो हुआ। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एक घंटे की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, है ना, बिल्कुल है। 60 21 छिक्के 21 पंजे 5 एकम 5 12 बराबर 12 लीटर। तो मैं कह दूं भाई ये 8 इनलेट पाइप और कुछ आउटलेट पाइप मिलकर एक घंटे में 12 लीटर पानी डाल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब 8 कितने पाइप, इनलेट पाइप, तो एक इनलेट पाइप 9 लीटर पानी डाल रहा है, 8 इनलेट पाइप डालेंगे 8 गुना 9 लीटर, माइनस एक आउटलेट पाइप 20 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक है, वाई आउटलेट पाइप कितना निकालेंगे भाई, वाई गुना 20, और बराबर कितना है भाई, एक घंटे में डल रहा 12 लीटर पानी। ये हो जाएगा भाई आपका 8 ने 72 60, 20 वाई बराबर 60, तो वाई बराबर 3, मेरा आंसर ऑप्शन डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझाने में टाइम लगा, वरना पेपर में विद इन 20 सेकेंड या 15 सेकेंड्स हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ने में समय लगता है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी और हबड़ तबड़ नहीं करनी है, आराम से पढ़ो। 5 सेकंड चाहे आप बेशक फालतू लो, लेकिन एक बार में प्यार से पढ़ो। क्यों, जल्दी पढ़ने के चक्कर में अगर आपने 5 की जगह 3 सेकंड लगाए तो वो आपका 3 सेकंड वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एफर्ट और वेस्टेज ऑफ सब चीज़। ठीक है, वेस्ट नहीं करना टाइम कभी, अपना दूसरे का किसी का भी। टाइम बहुत प्रीशियस चीज़ है, पैसा सब कुछ वापस आ जाता है, हेल्थ और टाइम, ये बड़ी टाइम तो नहीं आता है और हेल्थ बहुत मुश्किल से। ठीक, इस पर इन्वेस्ट करो भाई। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। जहांगीर एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी जहांगीर को। ठीक है, पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15 दशमलव कितनी दूरी तय करी, 15.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा की। शेष अवधि के दौरान जहांगीर ने अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर तय किए,
देखो भाई बहुत सिंपल है, दो तरह से करेंगे इसको। क्या, एक एलिगेशन से करेंगे और एक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है। चलो एलिगेशन से बाद में करेंगे, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से करते हैं। भाई देखो उसको 1 घंटे में कितना जाना है, 90 किलोमीटर जाना है ना। मीन्स उसकी उसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, यही तो बात हुई। 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाने के लिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। अब आपको बता रखा है कि 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है, 25 मीटर पर सेकंड, याद है ना। नहीं तो निकालने के लिए 90 × 5/18 बराबर 25 मीटर पर सेकंड। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कह दूँ, बिल्कुल कह दूँ भाई। चलो भाई ओ भाई हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, ये देखो भाई 15.2 मीटर पर सेकंड की गति से कितने मिनट चलता है भाई, 25 × 60, इतने सेकंड चल रहा है ना, बिल्कुल। प्लस बाद में वो चल रहा है x मीटर प्रति सेकंड की गति से, कितने सेकंड तक चलेगा भाई, 25 मिनट तो यहाँ चल दिया, तो अब चलेगा वो 35 × 60 सेकंड तक चलेगा ना। बराबर कुल उसने कितनी दूरी तय करी भाई, 90 किलोमीटर को मीटर में कर दो, यही तो होगा 90,000 मीटर, है ना भाई। बिल्कुल, अब काट दो। कैसे कटेगा भाई, पहले तो जीरो से जीरो काटो इसको, एक जीरो यहाँ कटेगा तो प्लस के बाद एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ कटेगा। ठीक है, अभी आपका और क्या कटेगा भाई, 5 कट रहा है, 5 तो कट रहा है वैसे, 5×5 = 25, 5×7 = 35, एक जीरो काटोगे तो गुणा में 2 करना पड़ेगा, 5 काटोगे तो। ठीक है, क्योंकि 2×5 = 10 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपका और क्या कट रहा है भाई, आपका 6 कट रहा है, 6 यहाँ से कटेगा, 6 यहाँ से कटेगा, 15×6 = 90, ये हो जाएगा 150। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नहीं कट रहा भाई, कुछ भी नहीं कट रहा। ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 15×2 = 30, 300 माइनस 5×2 = 10 पॉइंट, 5×5 = 25 और 1 26, 5×5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका 300, क्या बोलते हैं, 5×2 = 10, 5×5 = 25, 1 26, 5×5 = 6 7 76। ठीक है, 300 माइनस 76 हो जाएगा आपका 7x, x बराबर हो जाएगा 224/7 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो जाएगा लगभग 7×21, 7×2 = 14 मीटर पर सेकंड। मेरा आंसर ऑप्शन सी। नहीं तो आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे, देखो भाई, एलिगेशन के लिए जगह तो कम बची है, लेकिन हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, ज़्यादा जगह चाहिए भी नहीं। देखो भाई, मेरी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए थी भाई, यहाँ बताया, ये एलिगेशन के लिए काम आएगा ये वाला मेथड। 90 किलोमीटर पर आवर को 25 मीटर पर सेकंड में लिख सकता हूँ ना, तो मेरी एवरेज स्पीड होनी चाहिए 25 मीटर पर सेकंड। मैं जो भी लिखता हूँ, अगर मैं ऊपर स्पीड लिखूंगा तो नीचे जो भी आएगा मेरा एलिगेशन में वो क्या होगा, टाइम का रेशियो। यहाँ चला 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यहाँ चल रहा है वो किसी स्पीड से, मुझे नहीं पता, मुझे वही निकालनी है। ठीक है, और एवरेज आ रही है मेरी 25 मीटर पर सेकंड। हाँ, मुझे ये पता है कि इन्होंने टाइम कितना कितना लिया है। इसने कितना लिया भाई, 15.2 की स्पीड से कितने मिनट तक चला है भाई, 25 मिनट तक चला है, तो यहाँ लिख दो 25। अब 1 घंटे में से 25 मिनट यहाँ चल गया, तो यहाँ कितना बचा भाई, 35 मिनट। रेशियो निकालने के लिए काट दो, ये 5 और 7 से कटेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखो, जो भी मेरा बीच में होता है वो संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में होती है कहीं। मतलब अगर यहाँ पर 25 से कम है, 15 पॉइंट तो 25 से कम है ना, तो यहाँ जो भी संख्या होगी वो 25 से ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखो, 15.2 और 25 के बीच में फ़र्क कितना है भाई, 9.8 का फ़र्क है। मैं कह दूँ 9.8 का फ़र्क है, बिल्कुल है।
जबकि यहाँ फ़र्क कितने का आ रहा है भाई, 7 का। 7 यूनिट बराबर किसके, 9.8 के, है ना। तो भाई 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा भाई, 7 के होगा ना, क्योंकि ये किससे कट रहा है भाई, 14 गुना है। एक सेकंड, 1.4 टाइम्स है, तो ये भी 1.4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इसका मतलब भाई 25 से कितना अधिक होगा भाई, यहाँ पर भाई 7 अधिक होगा, 32 मीटर पर सेकंड। मेरा आंसर ऑप्शन सी। नहीं समझ में आया ये वाला मेथड, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे कर सकते हैं। ये आपको बस एक्स्ट्रा समझाने के लिए, क्योंकि पेपर में जिसको जो अच्छा लगता है वो उससे करता है, कोई दिक्कत नहीं। और छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो तो भाई उसको इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं, होती रहती है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और एक आधी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बात नहीं, वो तो होती रहती है, चलता है इतना। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जय राम जी की, धन्यवाद।